हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक 2 है। बुक 2 में हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। अगर आपने पूरे साल भी नहीं पढ़ा है तो आप केवल इस सिंगल वीडियो को देखकर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसमें बुक 2 कवर कर दूंगा, ठीक है। आप आराम से पास हो जाओगे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। ऐसे ही बुक 1 की भी वीडियो हमने डाल दी है, ऐसे ही बुक 2 की भी आपकी ये वीडियो आ चुकी है, ठीक है। दोनों वीडियो को देखना है जिसमें आपके दोनों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये सिलेबस आप सभी जानते हैं कि आपकी जो सेकंड बुक है उसमें से टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो आपको लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं और उसी में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। आप ये मान लीजिए एक चैप्टर में से ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप एक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन भी मान लो तो 8 चैप्टर में से आपके टोटल 32, यानी कि आप ये लगा लो 30 से लेके 35-40 के बीच में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर ही सारे पेपर आपके कवर हो जाने वाला है, ठीक है। आपका पेपर जो आएगा वो 30-35 क्वेश्चन के अंदर अंदर से क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं और पूरे सिलेबस में से ले लिए, तो इसलिए आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है, आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्लास 11 ESP के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। इसे ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, फ्री में अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन है कि राजनीति क्या है। आपने राजनीति के बारे में पढ़ा है, राजनीति के बारे में बहुत सुना है, तो सिंपल सा इसका आंसर बनता है, ठीक है। राजनीति क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, राजनीति जो है ना, ये एक ऐसा शब्द है जिसको आप एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि राजनीति का जो अर्थ है ना वो विद्वानों ने अलग अलग बताया है, ठीक है। लोगों का राजनीति को देखने का जो नजरिया है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ लोग राजनीति के बारे में अलग सोचते हैं, दूसरे लोग राजनीति के बारे में अलग सोचते हैं, तो सभी के विचार अलग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति को कम शब्दों में हम डिफाइन नहीं कर सकते, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति है क्या। तो राजनीति के बारे में लोगों के विचार जो है वो अलग अलग है, ठीक है। नेता और चुनाव लड़ने वाले लोग, मान लो जो नेता लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है, यानी वो कहते हैं कि ये जनता की सेवा करने का एक माध्यम है, ठीक है। नेता राजनीति को क्या कहते हैं? जन सेवा का माध्यम। लेकिन क्या रियलिटी में जन सेवा का माध्यम नहीं? नेता जो आते हैं वो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं क्या? असली में ऐसा होता है? तो आप कहोगे नहीं, बल्कि नेता यहाँ पे कुछ और उद्देश्य से आते हैं जो कि आपको दिखता है। दूसरा एक क्या है कि राजनीति से जुड़े अन्य लोग जो हैं वो राजनीति को दांव पेच से जोड़ के मानते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति जो है बेकार चीज है, राजनीति गंदी चीज है, राजनीति दांव पेच है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति वही है जो नेता करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राजनीति जो है सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता है, यानी कि सत्ता पे पहुंचना है, अपनी सरकार बनानी है, तो उसका एक माध्यम एक रास्ता हो सकता है जो कि राजनीति है, ठीक है। आगे देखते हैं। राजनीति से जुड़े अन्य लोग जो है राजनीति को दांव पेच से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति वही है जो नेता कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। ये 2 बार रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं। जब लोग नेताओं को दल बदल करते देखते हैं, हमने देखा है कि कई बार क्या होता है, कोई नेता किसी पार्टी में रहता है लेकिन बाद में वो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, ठीक है। यानी जब लोग देखते हैं कि नेता जो है दल बदल कर लेते हैं, नेता लोग झूठे वादे कर देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो करते कुछ नहीं है, फिर बड़े चढ़े दावे करते हैं, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते हैं, निजी या सामूहिक स्वार्थों की पूर्ति में वो लगे रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो हिंसा भी करवा देते हैं, यानी कि हिंसा पे भी उतारू हो जाते हैं। तो लोग इन सब चीजों को भी देख रहे होते हैं, तो इसलिए कुछ लोगों का ये भी मानना है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीति जो है ना वो घोटाले हैं, ठीक है। राजनीति को घोटाले से जोड़ के देखते हैं। कुछ लोग राजनीति को बहुत ही गंदी चीज मानते हैं। कुछ विद्वान राजनीति को शासन करने की कला भी मानते हैं। राजनीति प्रशासन ठीक से चलाने की सीख देती है, ठीक है। तो इतना बड़ा आंसर अगर आप देखो लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको लिखना है, वरना शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो इतना बड़ा आंसर मत लिखना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा जरूर रहा हूँ, लेकिन पेपर में अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट ही आपको लिखना है, ठीक है। राजनीति प्रशासन को चलाने के दौरान होने वाले विवादों को सुलझाने का काम करती है। कई बार क्या होता है, प्रशासन को चलाते वक्त कुछ विवाद हो जाते हैं, तो राजनीति के द्वारा ही उसको सुलझाया जाता है। राजनीति के द्वारा जनता का कल्याण किया जा सकता है, ठीक है। राजनीति देश के विकास के लिए निर्णय लेने में सहायक होती है। राजनीति समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो इस तरीके से हम राजनीति को बता सकते हैं कि राजनीति क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ठीक है। जिस तरीके से राजनीति को डिफाइन करना आसान नहीं है, उसी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत को भी परिभाषित करना आसान नहीं है, क्योंकि इसको लेकर भी लोगों के, विद्वानों के जो मत हैं
वो अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि विद्वान जो है उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को लेकर अपने अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को कहते हैं कि ये राजनीति में सुधार का साधन है, ठीक है। यानी कि विद्वानों का ये मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं, जिसको हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, ये क्या होता है, ये राजनीति में सुधार करने का, ठीक है, यानी राजनीति में सुधार करने का एक साधन या फिर एक माध्यम हो सकता है। आगे देखो, आगे आपके सामने दो प्रश्न दे रखे हैं, दोनों का आंसर आपको एक ही लिखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाकर आपसे पेपर में पूछते हैं। पहला प्रश्न है कि हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि हम राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र को बताइए, यानी कि जब राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ा जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं ये पूछा गया है, और इसका स्कोप क्या है, किन किन चीजों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे कि आपकी जो सेकंड बुक है ना, ये वाली बुक, ये पूरी की पूरी राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर है। तो राजनीतिक सिद्धांत में हमने क्या क्या पढ़ा, सोचो। हमने समानता के बारे में पढ़ा पढ़ा है ना, बिल्कुल चैप्टर है इस पे। हमने स्वतंत्रता को पढ़ा, स्वतंत्रता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। हमने हानि सिद्धांत वगैरह भी पढ़ा हुआ है, कुछ याद आ रहा होगा अगर आपने चैप्टर को अच्छे से देखा है तो। ये सारी चीजें करा चुके हैं। फिर हमने सामाजिक न्याय को भी पढ़ा है, इस पे भी पूरा का पूरा चैप्टर है। अधिकारों के बारे में पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, विद्वानों के विचार, मार्क्सवाद, आदर्शवाद, उदारवाद, समाजवाद, ये सारी चीजें हमने राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ी है, ठीक है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र है, तो भी आपको ये लिखना है, या हम राजनीतिक सिद्धांत के तहत क्या पढ़ते हैं तो भी आपको ये लिखना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आता जरूर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि कोई 4 राजनीतिक विद्वानों के नाम बताइए, ठीक है। ऐसे विद्वान का नाम बताओ जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो उसमें आपका अरस्तु आ जाते हैं, ठीक है, प्लेटो आ जाएगा, चाणक्य जिनको कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, रूसो हो जाएंगे, अंबेडकर हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, राजनीतिक विद्वान हैं। तो आप इनमें से अगर पेपर में आता है तो कोई भी आप नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। सोचिए क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखो, यदि हमें राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होगा तो भविष्य में आने वाली जो राजनीतिक समस्या है उसके दौरान हमको क्या करना है, हम एक सही फैसला ले पाएंगे, ठीक है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की यदि आपको नॉलेज है तो आप भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उसके लिए एक सही फैसला ले पाओगे। अगर नॉलेज नहीं है तो नहीं ले पाओगे, तो ये चीज है। फिर क्या है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हो कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। अगर आपको एक जागरूक नागरिक बनना है तो भी आपको राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होना जरूरी है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमें तो राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई हम किसी को वोट ही नहीं देंगे, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई जीते कोई हारे हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने आप को तटस्थ रखते हैं। ऐसे कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन चाणक्य ने यह कहा था कि इंसान हमेशा से राजनीति से जुड़ा रहता है। कोई व्यक्ति ये कहता ना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं हम राजनीति से जुड़े होते हैं और राजनीतिक जागरूकता कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, 3 पॉइंट और है। यदि हमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानकारी होगी, सेम पॉइंट आ गया ये, ठीक है, इसको भी कैंसिल करो, ये 2 पॉइंट कैंसिल करें। तीसरा पॉइंट देखो, अधिकार और कर्तव्य को समझने के लिए, यानी अधिकार और कर्तव्य के बारे में समझने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्लाइड बनाते टाइम गलती से वो 2 बार हो जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए। राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं उसका क्या महत्व है। तो देखिए, एक न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विकास जो हो सकता है वो राजनीतिक सिद्धांत से हो सकता है। यदि आपने राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ा है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम राजनीति के विद्वानों के बारे में पढ़ते हैं, विद्वानों की जो विचारधारा है उसको बारे में पढ़ते हैं हम, इसमें उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, ये सारी विचारधाराएं पढ़ते हैं, ठीक है, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो अगर हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी है तो हमारी कहीं ना कहीं सोच का विकास होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। फिर क्या है कि तर्क संगत और प्रभावी ढंग से संप्रेषण। यदि हमें राजनीतिक सिद्धांत की अच्छी जानकारी है तो हम अपनी बातों को तर्क संगत तरीके से, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि जब टीवी चैनल पे कई बार न्यूज में आपने देखा होगा डिबेट होती है राजनीतिक पार्टी के लोगों के बारे में, तो कुछ ऐसे उसमें प्रवक्ता होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। जिसने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है, जिसको बहुत नॉलेज है,
वो हर किसी को तर्क संगत यानी एक लॉजिक के तहत अपना अच्छा आंसर कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुशल और प्रभावी राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक, यानी कि यदि हमें राजनीतिक सिद्धांत की जानकारी है तो हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय जगत की सूचना भी प्राप्त कर पाएंगे, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हो क्या रहा है उसको भी हम समझ पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में जब हम समानता पढ़ते हैं तो केवल भारत के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि समानता में जो दुनिया भर के जो विद्वान हैं उनके क्या विचार रहे हैं हम वो भी तो पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम पूरी दुनिया भर की चीजों को हम जान सकेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत समानता और स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत प्रासंगिक है, यानी रेलिवेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको ये समझाना है कि कैसे। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत जो है ये स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों को सरल और सहज उत्तर प्रस्तुत करता है। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता के बारे में राजनीतिक सिद्धांत में बहुत सरल तरीके से सारी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। ये संपूर्ण मानव समाज के विकास एवं सभ्यता के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, करते होगा, प्रस्तुत करते हुए सभ्य मानव बनने का मार्ग सुझाता है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा विकास करता है, हमारी सभ्यताओं का को विकसित करता है और हमको एक सभ्य मानव बनने के लिए एक अच्छा मार्ग सुझाता है। ठीक है, गलत रास्ते पे जाने के परिणामों से भी अवगत कराता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में यह भी बताया जाता है कि किन देशों में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया था, उस व्यवस्था से उनको क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। ठीक है, अगर मान लो किसी देश ने कोई गलत व्यवस्था अपना ली, उससे उसको नुकसान हुआ, तो वो भी हमें राजनीतिक सिद्धांत से पता लग जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं गलत चीजों के बारे में भी हमको जानकारी दे देता है कि हमको ये चीज नहीं करनी है, यानी ये गलतियां हमको नहीं करनी है। ये स्वतंत्रता और समानता को अपनाने वाले राष्ट्रों की समृद्धि और सफलता की कहानी के माध्यम से संपूर्ण विश्व में गुलामी और असफलता को समाप्त करने का रास्ता दिखाता है। ठीक है, यानी कि ये हमको ये भी बताता है कि जिन देशों ने ये समानता और स्वतंत्रता को अपनाया और वो अगर सफल रहे तो वो कैसे सफल रहे, और कौन से देशों में किस प्रकार से गुलामी रही है। ठीक है, लोगों को क्या समस्या झेलनी पड़ी, जहां पे स्वतंत्रता समानता नहीं थी वहां पे क्या हुआ, और जहां पे सब ये सब स्वतंत्रता और समानता थी वहां पे क्या हुआ, दोनों को कंपेयर करके हमें दिखाता है। तो हमें भी एक डिसीजन लेने में फायदा होता है कि हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि हमको अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 से ये 2-3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, यही पूछा जाता है चैप्टर 1 में से ज्यादातर। आगे चलते हैं, सेकंड चैप्टर हमारा स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके बनते हैं, वहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो स्वतंत्रता क्या है, तो देखिए, स्वतंत्रता को ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, यानी अगर व्यक्ति पे कोई भी प्रतिबंध, कोई भी बैन, कोई भी रुकावट नहीं है तो वो स्वतंत्र है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति पे बाहरी नियंत्रण या कोई दबाव नहीं है और वो बिना किसी पर निर्भर हुए अपने फैसले ले सकता है तो व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र माना जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग अपनी क्रिएटिविटी यानी अपनी रचनात्मकता और अपनी क्षमता का विकास करते हैं। आप सोचो कि एक समय भारत ऐसा भी था जब भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम रहा, एक समय मुगलों का गुलाम रहा। तो ऐसे में, ठीक है, भारत के लोगों के साथ कितनी ज्यादा जातियां होती थी, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होते थे। किनसे कंट्रोल होते थे, ऊपर बैठे जो लोग थे, अंग्रेज वगैरह। ठीक है, तो वहां पे क्या था, को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी तो उसको बहुत तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन जब देश आजाद होता है तो वो सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। ठीक है, तो व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकता है, अपनी मर्जी से कोई रोजगार चुन सकता है, अपनी मर्जी से पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं क्या करती है, हमको अपना विकास करने में भी सहायता करती है। नेक्स्ट है हानि सिद्धांत। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में, जो मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद करके जाना है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। हानि सिद्धांत क्या है या हानि सिद्धांत का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखिए, किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। ठीक है, हानि सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य को, सरकार को कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन सरकार चाहे तो किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकती है। हस्तक्षेप कब करेगी ये समझिए, उसकी एक कंडीशन बताई गई है हानि सिद्धांत में। क्या कंडीशन है, यानी मान लीजिए किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। यानी मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है,
वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, तो ऐसे में उसकी स्वतंत्रता को रोका जा सकता है, उसकी स्वतंत्रता को, ठीक है, हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसी को हानि सिद्धांत कहते हैं। जब तक कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा रहा, नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो उसकी स्वतंत्रता पे कोई रोक नहीं लगानी चाहिए, ऐसा हानि सिद्धांत कहता है। आगे देखो, ये कहते हैं कि सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या मान लो कोई किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जा रही है, तो उसको हानि से बचाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी किसी को हानि से बचाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यही आपको हानि सिद्धांत में बताया गया है। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो, जो मिल है ना, मिल, जेएस मिल जिनका नाम है, ये कहते हैं, इन्होंने दो प्रकार के ठीक है, दो प्रकार के ये संबंध बता रखे हैं। एक है स्व संबंध, एक है पर संबंध। स्व संबंध में क्या होता है, खुद से रिलेटेड, ठीक है। स्व संबंध का मतलब है जिसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले के ऊपर पड़ता हो, यानी खुद से रिलेटेड। जैसे मान लो मैं हूं, मैं कोई काम करता हूं तो उसका प्रभाव मेरे खुद पे पड़ेगा, ठीक है। मैं मान लो मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मेरा शरीर दुखेगा, दूसरे का नहीं दुखेगा, क्योंकि भाई मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। एक दूसरा होता है परसंबंध। परसंबंध में क्या होता है, जिससे दूसरे व्यक्ति प्रभावित होता हो, यानी परसंबंध का मतलब है जिसमें करने वाले कार्य का प्रभाव बाहरी व्यक्ति के ऊपर पड़ता हो, ठीक है। यदि उन कार्यों से दूसरों को कोई बड़ी हानि पहुंच रही है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य यानी कि सरकार उस पर बैन लगा सकती है। अब इसका भी एग्जांपल देता हूं, देखो, मान लो मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे पड़ोस में आप रहते हो, ठीक है। मान लीजिए मेरा घर है और मेरे पड़ोस में आपका घर है। अब मैंने यहाँ पे बहुत तेज, बहुत लाउड म्यूजिक बजा दिया, ठीक है, मैंने बहुत तेज आवाज में गाने बजा दिए मान लीजिए, और आपका एग्जाम है, आप यहाँ पे अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे गाने बजाने से हो सकता है मेरे को गाना बजाने में, सॉन्ग सुनने में मजा आ रहा हो, मैं बहुत तेज आवाज में उसको प्ले कर रहा हूँ, लेकिन आपको डिस्टर्ब हो रहा है ना, आपका एग्जाम है, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो मेरी वजह से किसी दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको पर संबंध कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मेरी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो रहा हो, तो सरकार या राज्य मेरे ऊपर बैन लगा सकती है। तो आपने सुना होगा ना, रात के 10 बजे के बाद डीजे बजाना अलाउ नहीं करते हैं। क्यों नहीं अलाउ करते? क्योंकि जो भी शादी ब्याह, जो भी फंक्शन वगैरह होता है, वो अपना 10 बजे से पहले म्यूजिक वगैरह कर लो, उसके बाद बंद कर दो, ताकि दूसरे लोग आसानी से सो सके, पढ़ सके, जो भी उनको काम करना है वो अपना कार्य कर सकते हैं, किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये स्वय संबंध और पर संबंध यही होता है। अब बात करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। हानि सिद्धांत आप समझ गए ना, यानी कि जब तक आपके कार्य से किसी को कोई हानि नहीं हो रही, तब तक सरकार उसमें कोई रोक नहीं लगाएगी, लेकिन अगर आपके काम से किसी को हानि हो रही है तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। यही हानि सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। स्वतंत्रता को हम दो रूप में बांट के पढ़ते हैं, दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता, एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। तो सबसे पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता को पढ़ लेते हैं, फिर हम सकारात्मक को पढ़ेंगे। देखिए, जहां तक नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है, विद्वान ये कहते हैं कि जहां तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो, यानी कि जो प्रतिबंध होते हैं वो ना के बराबर होने चाहिए, बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, नकारात्मक स्वतंत्रता वाले ये मानते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो प्रकार की स्वतंत्रता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। कुछ विद्वान इसको सही मानते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता को, तो कुछ विद्वान इसको सही मानते हैं, ठीक है। जो नकारात्मक को सही मानते हैं वो विद्वान कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इंसान समझदार है, उसको छोड़ दो, सही करे गलत करे जो मर्जी वो करे, उसको करने दो, कोई बैन नहीं लगाना चाहिए। ये होता है नकारात्मक स्वतंत्रता, क्योंकि ये कहते हैं कि प्रतिबंध जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करता है, यानी कि अगर मान लो कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो, कि जिसका जो मन करे वो कार्य कर सकता है, ठीक है, उसको छूट होनी चाहिए। और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। समर्थक कौन है इसके, ये भी पूछा जा सकता है, कौन से विद्वान इसको समर्थन करते हैं? तो जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको JS मिल कहा जाता है, ये इसको सपोर्ट करते हैं। FA हायक, ये इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नकारात्मक। अब बात करते हैं सकारात्मकता। देखो, नियम और कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपना विकास कर सके
यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता वाले ये कहते हैं कि सरकार चाहे तो किसी के किसी कार्य पे प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक कल्याण करना है तो भाई कहीं ना कहीं प्रतिबंध होता है। अब एक अच्छा एग्जाम्पल देखो, रात के 10 बजे के बाद शादी ब्याह के फंक्शन में डीजे बजाना अलाउ नहीं होता है, ठीक है, सरकार उसकी परमिशन नहीं देती है। ये क्यों है ऐसा, ये प्रतिबंध क्यों है? शादी में डीजे बजा सकते हैं, म्यूजिक बजा सकते हैं, अलाउ है, लेकिन रात के 10 बजे के बाद उसको मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? वो इसीलिए मना करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को इसकी वजह से डिस्टरबेंस होती है, यानी कि सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर रही है ये चीज, इसीलिए सरकार इसको क्या करती है, बैन करती है। तो जहां पे बैन की बात आए वो सकारात्मक स्वतंत्रता है, जहां पे बैन हटाने की बात आए वो नकारात्मक स्वतंत्रता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका नेल्सन मंडेला से आ सकता है, ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में चर्चा कीजिए, आ सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये कहाँ से हैं, साउथ अफ्रीका, सिंपल, ठीक है। इन्होंने किसके खिलाफ संघर्ष किया था, रंग भेद के खिलाफ। और इनकी जो आत्मकथा है वो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। हो सकता है पेपर में एमसीक्यू में पूछ लें कि बताइए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन में दे दें नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की, या फिर कुछ और नाम दे दें, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्होंने क्या करा था, दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेदी शासन होता था, मतलब लोगों के साथ जो रंगभेद किया जाता था उसके खिलाफ संघर्ष किया था। जेल में रहे थे ये, गोरे लोग उनके साथ अत्याचार करते थे, ठीक है, इनका अपमान होता था, वो सारी बातें बताई गई है, ठीक है। और दूसरा है आंग सान सू की। आंग सान सू की से भी आपका छोटा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप का। ये कहाँ की है, सबसे पहले ये पूछा जा सकता है, तो ये म्यांमार की है। फ्रीडम फॉर फियर यानी भय से मुक्ति इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो आंग सान सू की पुस्तक का नाम क्या है, फ्रीडम फॉर फियर, ये आपको याद रखना है। इनको क्या किया गया था, इनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया था, यानी घर में ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। इनको इनके पति से भी मिलने की इजाजत नहीं दी जाती थी, इनके पति को बीमारी थी, बीमार थे वो। और यहाँ पे सेना का शासन आया, किस तरीके से सत्ता से हटाया गया, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे चर्चा कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, ठीक है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। आपने इतना तो पढ़ाई होगा, इतना आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है हमको चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा जो है ये आहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि कम से कम आहस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है। जो मिल है, यानी जो जेएस मिल है, इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी, इनकी पुस्तक है, उसमें लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थिति में गलत लग रहे हो, ठीक है। मान लो देखो, कोई व्यक्ति है, उसके कुछ विचार हैं, हो सकता है कि उसके विचार लोगों को पसंद ना आए, मेरी कोई थिंकिंग है, हो सकता है किसी को पसंद ना आए, आपको पसंद ना आए, या आपके विचार मुझे पसंद ना आए। तो ये कहते हैं कि अगर हमको किसी के विचार पसंद नहीं आ रहे, लेकिन उसको भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा किसने कहा है, जेएस मिल ने कहा है अपनी पुस्तक में, ठीक है। अब इसके पीछे उन्होंने 4 तर्क दिए हैं। पहला तर्क क्या है, ये कहते हैं कि कोई भी विचार, कोई भी जो थॉट है वो पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती ही है, ठीक है, बहुत कम सच्चाई हो लेकिन वो कुछ ना कुछ तो सही होता है, ऐसा मानते हैं। फिर इन्होंने बोला कि सत्य जो है ना वो स्वयं से उत्पन्न नहीं होता, खुद से सत्य सामने नहीं आता, बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। यानी जब दो विरोधी विचार टकराते हैं तब सत्य जो है सामने आता है, ठीक है, ये ऐसा ये मानते थे। फिर इन्होंने कहा कि जब किसी विचार के सामने एक विरोधी विचार आता है तभी उस विचार का की विश्वसनीयता के बारे में पता लगता है कि वो विचार सही है या नहीं, ठीक है, ऑथेंटिक उसको तभी माना जाता है। फिर कहते हैं कि आज के समय में जो सत्य है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो चीज आज के समय में सत्य है वो हमेशा सत्य नहीं रह सकती, हो सकता है कल को वो चीज झूठ साबित हो जाए। कई बार जो विचार आज स्वीकार्य नहीं है वो आने वाले समय के लिए मूल्यवान हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट कि पहले माना जाता था ये चीज ऐसे आई, वो चीज ऐसे आई, ठीक है। जैसे पहले बारिश हो जाती थी तो जो आदिम मानव वगैरह थे वो डरते थे, वो सोचते थे ये ईश्वर का प्रकोप है, वो यही मानते चले आ रहे थे कि ईश्वर का प्रकोप है। लेकिन जब साइंस आई, लोगों ने समझना शुरू करा कि बारिश आखिर होती क्यों है, किस प्रकार से होती है, ठीक है, वो पूरी प्रक्रिया समझी, तो वो चीज झूठ हो गई। यानी जो चीज उस समय में सत्य मानी जाती थी आज के समय में वो चीज झूठ साबित हो गई है। तो यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये इनके विचार हैं, ये आपको याद रखने हैं, पेपर में आता है इनसे क्वेश्चन।
अब चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद क्या है। ठीक है, मार्क्सवाद क्या है? तो मार्क्सवाद एक विचारधारा है। ये विचारधारा कहती है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करने का एक उपाय है। वो क्या है? कि निजी स्वामित्व को खत्म कर दो, यानी पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दो। जब निजी स्वामित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तब जो आर्थिक संसाधन होंगे उस पे जनता का स्वामित्व हो जाएगा। ठीक है, इसी को मार्क्सवाद कहा जाता है। तो ये इनकी एक विचारधारा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझाऊं तो देखो, कार्ल मार्क्स के विचार थे, उनका ये मानना था कि समाज में दो वर्ग होते हैं। ठीक है, उनके बीच में हमेशा संघर्ष होता है। एक तरफ वो वर्ग होता है जो पूंजीपति वर्ग होता है, जो यानी जो अमीर लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग, संख्या में बहुत कम होते हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा इनके पास होता है। ठीक है, दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो गरीब मजदूर आम आदमी होते हैं, सिंपल, लेकिन ये संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं पर इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता। ठीक है, और ये कहते हैं कार्ल मार्क्स कि ये जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, ये शोषण करते हैं। किसका शोषण करते हैं? गरीब लोग का। ठीक है, यानी अमीर लोग शोषण करते हैं गरीब लोगों का। तो ये उनको उकसाते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स इनको उकसाते हैं गरीब लोगों को कि उठो, संघर्ष करो, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये वर्ग इस वर्ग के खिलाफ हो जाएगा, सड़कों पे आ जाएगा। ठीक है, मार पीट के बराबर करके सारी चीजों को ले लेगा, अपने हाथ में ले लेगा। तो इस तरीके की जो विचारधारा है, इसमें कहा जाए, इसको वर्ग संघर्ष कहा गया, यानी दो वर्ग हैं समाज में, उनके बीच में संघर्ष होगा। एक समय ऐसा आ जाएगा जब क्रांति हो जाएगी। ठीक है, सारी चीजें बदल जाएगी, उस समय समाज में समानता आ जाएगी, ऐसा इनका मानना है। यानी ये पूंजीवाद का कट्टर विरोध करते हैं और समाजवाद को कहीं ना कहीं सही मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या प्राकृतिक विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय होती हैं? यानी जो प्राकृतिक विभिन्नता होती है ना, हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है, क्या वो हमेशा अपरिवर्तनीय है? इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, अब मान लीजिए कोई बच्चा है, जन्म से ही वो, उसको कान में कुछ मतलब प्रॉब्लम, बच्चा पैदा हुआ उसको कम सुनाई देता है, मान लीजिए एग्जाम्पल। तो उसकी प्राकृतिक विभिन्नता हो गई कि नेचुरली वो कान से कम सुनता है। लेकिन बाद में वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या करा, आज के समय में ऑपरेशन हो जाता है, कान के अंदर एक मशीन लगा दी जाती है, और उस मशीन के जरिए जो हमारा सुनने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो उसकी वो प्रॉब्लम मान लो डॉक्टर ने बदल दी, ठीक कर दी, और वो सुनने लगा सही से। तो यहाँ पे क्या कहोगे, वो तो भाई बदल गई। तो यही तो कहना है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहला शब्द है नहीं। प्राकृतिक विभिन्नताएं परिवर्तनीय हो सकती हैं। ठीक है, यानी इसको आज के समय में बदला जा सकता है, क्योंकि आज के समय में साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि बहुत सारी चीजें जिसको पहले हम सोचते थे नामुमकिन है, आज वो पॉसिबल हो पाता है। कहते हैं कि चिकित्सा तकनीक या कंप्यूटर अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यानी कि आज के समय में जो मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर गई है, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी जो प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, जन्म हुआ, उसका उसका एक पैर कमजोर है, उसके एक पैर में नीचे दिक्कत है। ठीक है, लेकिन हो सकता है बाद में उसको वो होता है ना वैशाली वैशाखी वगैरह वो लगा के, या फिर किसी अन्य माध्यम से उसको चलने योग्य बना दिया जाए, वो सही से चल पाता हो। तो ये सब पॉसिबल है आज के टाइम पे। तो यही बात आपको बतानी थी। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण असमानता से क्या समझते हैं? एक न्यायपूर्ण और दूसरा है अन्यायपूर्ण, ये दो शब्द हैं, इन दोनों को आपको यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यायपूर्ण की। देखिए, व्यक्ति के काम के महत्व के आधार पे असमानता न्यायपूर्ण कही जा सकती है। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, उनके अलग अलग काम है। ठीक है, तो किसी का बहुत अच्छा काम है, किसी का उतना अच्छा काम नहीं है, तो उनको समाज में अलग अलग तरीके से क्या है, इज्जत मिल सकती है उनके काम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, या हमारे सेना के जो जनरल हैं, मान लीजिए सेना के जो जनरल हैं, इनको विशेष दर्जा या विशेष सम्मान मिल सकता है। ठीक है, मिलता ही है, बल्कि इनको विशेष सम्मान मिलता है। तो ये क्या कहा जाएगा, इसको न्यायपूर्ण असमानता के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, इसको न्यायपूर्ण असमानता कहा जाएगा। जबकि व्यक्ति के जन्म पे, मान लो किसी के जन्म या जाति पे आधारित जो असमानता है उसको अन्यायपूर्ण कहा जाएगा। जैसे मान लो किसी के साथ मंदिर में उसको जाने की मनाही है, उसको भेदभाव किया जाता है, या किसी को निम्न जाति में पैदा होने के कारण उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो ये अन्यायपूर्ण असमानता होगी। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक असमानता और समाज जनित असमानता से क्या अभिप्राय है? तो प्राकृतिक असमानता जो होती है वो लोगों में उनकी
विभिन्न क्षमताओं या प्रतिभा या उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा हो सकती है। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, ठीक है। किसी चीज में वो अच्छा हो सकता है तो किसी चीज में वो बुरा हो सकता है, ठीक है। तो ये उसकी प्राकृतिक असमानताएं होती है जो जन्म से ही हमको मिल जाती है, हमारे साथ जीवन भर चलती हैं। दूसरा है समाज जनित असमानताएं। ये असमानताएं जो होती है ना, ये हमें जन्म से नहीं मिली बल्कि ये समाज ने बना रखी है, यानी कि जिसको समाज में बनाया गया है, ठीक है। यानी कि जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे का शोषण किए जाने से पैदा होती है। जैसे मान लो हमारे समाज में जाति प्रथा है, कुछ जाति अपने आप को ऊंचा कहती हैं, कुछ जाति नीचा कहती हैं। जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये समाज जनित असमानता हो जाएगी, यानी समाज में ये असमानता होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पे असमानता से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ठीक है, और क्या कारगर साबित हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए, अमेरिका में नस्ल भेद होता था तो उसके लिए सरकार ने क्या करा, 1964 में सिविल राइट एक्ट ये कानून लेकर आई थी, ये सरकार ने पारित किया था। इसमें रंग या फिर नस्ल या फिर धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास किया गया, यानी कि ठीक है, रंग नस्ल और धर्म के आधार पर समानता की स्थापना की गई। एक अश्वेत व्यक्ति, ठीक है, एक अश्वेत यानी जो काला व्यक्ति है, बराक हुसैन ओबामा, अमेरिका का सबसे जो बड़ा पद है प्रेसिडेंट, वो बना, उस पर भी 2 बार उस सत्ता में आया, जो कि रंग भेद की नीति को नकारे जाने का सबसे जबरदस्त उदाहरण है, ठीक है। पहले अमेरिका में क्या होता था, रंग भेद होता था, जो कि अमेरिका ने एक एक्ट बना के खत्म कर दिया। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है बराक ओबामा। बराक ओबामा एक अश्वेत व्यक्ति थे, यानी कि काले व्यक्ति थे, काले मतलब जो अफ्रीकन वगैरह होते हैं उस मूल के थे, ठीक है। अमेरिका में जो गोरे लोग रहते हैं, अंग्रेज लोग, तो वहां पे उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, वो भी 2 2 बार। तो यहाँ से पता लगता है कि किस प्रकार से उन्होंने रंग भेद की नीति को समाप्त करके उसको लागू करा है, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक और सामाजिक असमानता में अंतर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हमने पहले भी करा, चलो इसको समझ लेते हैं। प्राकृतिक और सामाजिक असमानता को समझते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक असमानता जो होती है वो लोगों की जन्मगत विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम होती है, यानी बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से ही उसके अंदर कुछ अच्छा बुरा जो भी है वो उसकी प्राकृतिक असमानता मानी जाएगी, ठीक है। इसमें ऐसा मान लिया जाता है ज्यादातर कि जो प्राकृतिक विभिन्नता है उसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। दूसरी ओर जो सामाजिक असमानता है इसे समाज ने पैदा करा है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि इसको बदला जा सकता है, तो देखो हर चीज को, हर प्राकृतिक असमानता को नहीं बदला जा सकता। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, कुछ कुछ चीजों को बदला जा सकता है, ठीक है। तो कुछ हद तक ये चीज हो भी जाती है, बदली भी जा सकती है, और कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे इस चीज को नहीं बदला जा सकता है। लेकिन जो दूसरी सामाजिक असमानता है वो समाज ने बनाई है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, कुछ समाज ऐसा है जैसे बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देता है, उसको अलग अलग तरीके से देखता है, अलग अलग तरीके से लाभ देता है, बिल्कुल सही। अब देखो, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कि मजदूर है। अब मजदूर क्या करता है, पूरे दिन बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, शारीरिक श्रम करता है। दूसरी तरफ एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी मेहनत करता है, पर ये मानसिक मेहनत करता है, उसको दिमाग लगा के बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है पूरे दिन। देखो, मेहनत दोनों कर रहे हैं, दोनों जगह मेहनत है, लेकिन ज्यादा वैल्यू किसको दी जाएगी, हमेशा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दी जाएगी, क्योंकि इसका काम ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है, इसके मुकाबले। तो ये क्या है, ये किसने बनाया है, ये समाज ने बनाया है कि भाई मेहनत तो दोनों कर रहे हैं ना, तो दोनों को बराबर वैल्यू देनी चाहिए। अब तुम एक को ज्यादा वैल्यू देते हो, एक को कम वैल्यू देते हो, कम महत्व देते हो, ऐसा क्यों, ये समाज के द्वारा बनाई गई असमानता है, ठीक है। ये विभिन्न वंश रंग जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं, बिल्कुल सही। समाज में भेदभाव होता है, उच्च जाति के साथ अलग व्यवहार है, निम्न जाति के साथ अलग व्यवहार है, ये बिल्कुल होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या विभेदक बर्ताव, यानी जिसको हम आरक्षण कह रहे हैं, ये समानता का विरोधी अवधारणा है, और आपके अनुसार क्या इसमें सुधार होना चाहिए, आप बता सकते हो, ठीक है। तो देखो, आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो आरक्षण की जो अवधारणा है ये समानता के विरुद्ध नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये तो समानता की स्थापना के लिए जरूरी है। लंबे समय तक जिनका शोषण हुआ, जो पीड़ित रहे, उनको विशेष अधिकार दिया गया आरक्षण के रूप में, ताकि वो अपने समाज में दूसरों के बराबर आ सके, ठीक है, बराबरी के लिए दिया गया इनको अधिकार। इसलिए इसको एक तरह से
असमानता के रूप में या फिर समानता के विरोधी के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, आरक्षण न केवल जातीय जन्म के आधार पर बल्कि आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पे होना चाहिए। ठीक है, आप सुझाव दे सकते हो, आपसे सुझाव पूछा है ना कि क्या सुधार हो सकते हैं, तो आप बता सकते हो कि आरक्षण केवल जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके की चीजें बता सकते हो। आगे है कि कुछ असमानता जन्मजात ना होते हुए भी जन्मजात बना दी गई, यानी कि जन्मजात वो है नहीं लेकिन उसको बना दिया गया है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल देखिए, जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लंबे समय तक बनी रहती है ना, तो ऐसा लगने लग जाता है कि वो प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक विभिन्नता पे आधारित है। जैसे कि एग्जाम्पल, प्राचीन समय से ही देखोगे तो महिला जो होती है उसको अबला कहा गया है, यानी कि महिला को पुरुषों के मुकाबले में कमजोर माना गया है। ठीक है, और उनको कई अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो ऐसा लगने लगा है कि महिला सच में कमजोर होती है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि लंबे समय तक ये चीज चलती आ रही है। जब कोई चीज लंबे समय तक चलती आती है तो हमको वो सच लगने लग जाती है। तो यही आपको बताना था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद और उदारवाद में समानता की अवधारणा को ध्यान में रख के आपको अंतर बताना है। मार्क्सवाद हम समझ चुके हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो देखिए, मार्क्सवाद जो है ना, ये आर्थिक संशोधन पर जनता ये संशोधन की जगह यहाँ पे संसाधन है। ठीक है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। देखो, मार्क्सवाद कहता है कि आर्थिक संसाधन पर जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करने का प्रयास में विश्वास रखते हैं, यानी कि संसाधनों पे जनता का नियंत्रण होना चाहिए। मार्क्सवाद लोग ऐसा मानते हैं। ये पूंजीवाद का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं मार्क्सवादी। ठीक है, दूसरी तरफ है उदारवादी। उदारवादी जो लिबरल लोग हैं, ये खुला कंपटीशन चाहते हैं, मुक्त व्यापार की बात करते हैं, पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, इस पे विश्वास रखते हैं। तो ये उदारवादी व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समानता के आयाम कौन से हैं? तो समानता के 3 मुख्य आयाम है, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, ठीक है, और आर्थिक समानता। अब राजनीतिक समानता देख लेते हैं। राजनीतिक समानता का मतलब क्या होता है कि लोकतांत्रिक समाज में सभी व्यक्तियों को समान नागरिकता और समान अधिकार मिले होते हैं। सभी लोगों को, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के रहने का अधिकार है। वो वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। तो ये सब राजनीतिक समानता में आ जाएगा, उनके अधिकार में आ जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक समानता, यानी समाज में रहने वाले व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलेंगे। किसी के साथ जाति को लेकर, धर्म को लेकर, रंग रूप को लेकर या आर्थिक स्थिति को लेकर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। रोजगार में सबको समानता मिलेगी, शिक्षा में सबको समानता मिलेगी। ठीक है, सबको जो बेसिक सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा, पोषण या न्यूनतम वेतन, ये सारी सुविधाएं सबको मिलेगी। ठीक है, ये बातें की गई है। आर्थिक असमानता का मतलब यहाँ पे, ये आर्थिक समानता का तात्पर्य है कि समाज के सभी सदस्य को आर्थिक संसाधन, अवसर और जीवन स्तर में समानता प्रदान करने के लिए सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। ठीक है, किसी के साथ किसी प्रकार को कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, रोजगार सबके लिए होगा, कोई भी चाहे तो उस रोजगार को पा सकता है, लेकिन वो उसके योग्य भी होना चाहिए। ठीक है, ये बातें हैं। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर था। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रॉल्स के अज्ञानता का आवरण का क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मैं आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिमिटेड बता रहा हूँ, लेकिन आएंगे उन्हीं में से गारंटेड। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, कितनी बार भी देखो, पर क्वेश्चन याद करके जाना, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए, रोल्स के अज्ञानता का आवरण का तात्पर्य क्या है? रोल्स ये कहते हैं कि हमें, देखो, मान लो आपको बोल दिया जाए कि आप क्या करो, आपको कानून बनाना है, तो आप क्या करोगे? कोई भी व्यक्ति होगा वो अपना फायदा देखेगा कानून बनाते समय, अपनी समुदाय का फायदा देखेगा। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग बनाएगा। लेकिन रॉल्स ने यहाँ पे क्या कहा है समझिए, ये कहते हैं कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें। आपको ऐसा इमेजिन करना है, ऐसी कल्पना करनी है कि जहां पर हमें ये फैसला लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। ठीक है, यानी कि आपको समाज को संगठित करना है, आपको ऐसा इमेजिन करना है। और साथ ही आपको ये भी नहीं पता होगा कि समाज में आपकी स्थिति क्या होगी, यानी कि समाज में हमारी क्या स्थिति हमको नहीं पता, फिर हमें समाज को संगठित करना है। तो ऐसे में जो हम फैसला लेंगे ना, तो वो सभी के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, 100%। अब देखो, जैसे मान लो आप बिजनेसमैन हो, आपको पता है आप बिजनेसमैन हो, आपको बता दिया जाए कि चलो पॉलिसी बना दो, देश के लिए कोई पॉलिसी बनाओ।
तो आप बिजनेसमैन के लिए आप ऐसी पॉलिसी बनाओगे जो बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाए, यानी उसके लिए पॉजिटिव हो। ठीक है, लेकिन मान लो आपको पता ही नहीं है कि आप हो क्या, आप बिजनेसमैन हो या आप कोई टीचर हो या आप कोई मजदूर हो या आप कॉरपोरेट में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, सर्विस में हो, ठीक है, या आर्मी में हो, आपको कुछ नहीं पता, तब आपको बोले कि भाई समाज को संगठित करो या कोई पॉलिसी बनाओ, तो आप हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करोगे जिससे सबको फायदा होगा। तो रोल्स ने ये जो अज्ञानता का आवरण का सिद्धांत दिया है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है कि समानता व सामाजिक न्याय। ठीक है, दो अलग अलग चीजें, समानता और न्याय, इसके बीच में जो संबंध है ये बताना है। तो दोनों के बीच में गहरा संबंध है। देखो, समानता और सामाजिक न्याय के मध्य में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जहां पे सामाजिक न्याय जो है, सामाजिक न्याय के द्वारा समानता तथा समानता के द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। अब मान लो कहीं पे लोगों को समानता ही नहीं है, लोगों के साथ भेदभाव होता है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हो कि उस जगह पे न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जहां पे लोगों को समानता का अधिकार नहीं होगा वहां पे न्याय हो ही नहीं सकता, और जहां पे न्याय नहीं होगा वहां पे समानता नहीं हो सकती। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आगे देखो, न्यायपूर्ण वितरण से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हो आप? तो देखो, सामाजिक न्याय का संबंध जो है वो वस्तु और सेवाओं के सही तरीके से बंटवारे से है, यानी कि जो वस्तु है या जो संसाधन है, जो सेवा है, उसका सही तरीके से वितरण हो, जिसको जितनी जरूरत हो वो मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये इससे रिलेटेड है। ये वितरण समाज के विभिन्न समूहों व व्यक्तियों के बीच में होता है। ठीक है, और जिससे उन्हें जीने के लिए समान धरातल मिल सके। अब सोचो कि समाज में यदि सभी के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, सभी को संसाधनों में उसका उचित हिस्सेदारी मिल रही है, तो उसको हम न्यायपूर्ण वितरण कहेंगे। लेकिन यदि किसी को बहुत ज्यादा दिया जा रहा है और किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या होगा? न्यायपूर्ण वितरण नहीं होगा। यही चीज आपको इस आंसर में बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल आंसर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मुक्त बाजार, दूसरी मुक्त बाजार जो है, इसके पक्ष में यानी इसके सपोर्ट में और इसके विपक्ष में यानी इसके अपोजिशन में आपको बताना है, तर्क देना है। तो मुक्त बाजार के क्या फायदे हैं या मुक्त बाजार के क्या घाटे हैं, आप ये बता सकते हो। मुक्त बाजार के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पे चर्चा करो, ऐसे भी आ सकता है। सेम क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, पेपर में आएगा तो यही लैंग्वेज चेंज कर देंगे, तो आपको समझना है। तो इसके पक्ष में, अगर पक्ष में बताओगे तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि बाजार जो है वो व्यक्ति की जाति, धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता। ठीक है, बाजार में किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आप बाजार में जाओगे, आप आपके पास पैसा है, आप जिस दुकान से जो खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो। बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता और कौशल की परवाह करता है। ठीक है, बाजार में वही व्यक्ति कामयाब होगा जिसके अंदर स्किल होगी, जिसके अंदर कौशल होगा, जो मेहनती होगा। ठीक है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फायदा मिलेगा, जो कम मेहनती होगा उसको कम फायदा मिलेगा, जो योग्य होगा उसको फायदा होगा, जो अयोग्य होगा उसको फायदा नहीं होगा। तो ये कहता है मुक्त बाजार। ये तो पक्ष में है, लेकिन इसके विपक्ष में बात करते हैं। तो देखिए, मुक्त बाजार जो है ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुक्त बाजार जो है वो हमेशा ताकतवर लोग, जो धनी लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके लिए काम करता है, जिसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों से वंचित होना हो सकता है। यानी कि जो सुविधा विहीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, उनको कहीं ना कहीं ये फायदा नहीं पहुंचाता है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसको हम बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है, उसमें न्यूनतम आवश्यकताओं में किन सुविधाओं की गणना की जाती है? ठीक है, तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर ने कुछ मतलब यूएनओ ने ना कुछ मतलब बेसिक चीजों का क्राइटेरिया बना रखा है कि लोगों को कम से कम ये तो मिलना ही चाहिए। अब आप बिल्कुल सिंपल आप समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज तो चाहिए चाहिए। तो देखो इसमें क्या क्या चाहिए। यूएनओ कहता है कि लोगों को भोजन तो मिलना चाहिए, उनको पीने के लिए शुद्ध पानी मिलना चाहिए, उनको रहने के लिए आवास यानी घर मिलना चाहिए। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान हो गया। फिर उनको काम करने के लिए कुछ रोजगार होना चाहिए, ठीक है, जिससे उनकी आय हो सके, और उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक दो पॉइंट लिखना चाहो तो इसमें आप स्वास्थ्य सुविधाएं भी लिख सकते हो। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा या चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए। तो ये बेसिक न्यूनतम आवश्यकता होती है जो हर व्यक्ति को होती है। इसके लिए यूएनओ ने ये पूरा क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा
जो है उसके बारे में आपको बतानी है कि अवधारणा क्या अपेक्षा की जाती है, यानी कि न्यायपूर्ण समाज का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या अपेक्षा की जाती है। तो देखिए, न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम जो बुनियादी स्थितियां हैं वो जरूर मुहैया करानी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो न्यायपूर्ण समाज है उसमें लोगों को जो न्यूनतम चीजें हैं वो मिलनी चाहिए। न्यूनतम में क्या होगा, अभी हमने क्या पढ़ा था न्यूनतम में, रोटी कपड़ा मकान, यानी कि उसको भोजन मिलना चाहिए, उसको आवास यानी उसको घर मिलना चाहिए, ठीक है, उसको शुद्ध पानी मिलना चाहिए, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें न्यायपूर्ण समाज में, ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि लोग स्वस्थ रह सकें, एक सुरक्षित जीवन जी सकें, ठीक है, एक सम्मान वाली जिंदगी जी सके और सभी को समान अवसर मिले, जहां पे समान अवसर के बीच में वो अपनी प्रतिभा यानी उनके अंदर जो टैलेंट है उसका विकास कर सके, ठीक है। ये बात है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एक दार्शनिक हैं जिनको जर्मन फिलोसफर कहा जाता है, उनका नाम है इमैनुअल कांट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक है, इस तरीके से होगा ये इमैनुअल इमैनुअल कांट। इन्होंने न्याय के बारे में जो अपने विचार रखे हैं वो आपसे पूछा हुआ है। तो देखो, इमैनुअल कांट क्या कहते हैं समझिए, ये कहते हैं कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है, यानी हर व्यक्ति की एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है, ठीक है, समाज में उसका एक रुतबा होता है और हर व्यक्ति समाज में इज्जत के साथ जीना चाहता है। तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है, इसलिए हर व्यक्ति का प्राप्य, प्राप्य मतलब ड्यू, यानी हर व्यक्ति को कुछ अधिकार या कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको मिलना चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा यानी उनके अंदर जो टैलेंट है उसका विकास कर सकें, उनका जो लक्ष्य है उसको पूर्ति कर सके, ठीक है। उनके प्रतिभा के विकास के लिए, उनके लक्ष्य की पूर्ति के लिए उनको समान अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है, हर व्यक्ति कुछ बेहतर करना चाहता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, एजुकेशन प्राप्त करता है, तो वो कुछ बड़ा करना चाहता है, हर व्यक्ति कुछ करना चाहता है, तो वो चीज उसको प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, उसको अवसर मिलने चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, मुक्त बाजार वर्सेस राज्य का हस्तक्षेप, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, मुक्त बाजार के जो समर्थक है, जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जहां तक संभव हो व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का, ठीक है, और अपनी संपत्ति को बनाए रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति को अधिक से अधिक मतलब स्वतंत्रता देनी चाहिए, कंपटीशन वाला माहौल होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, मुक्त बाजार जो है वो सबको बराबर अवसर देता है। जो व्यक्ति ज्यादा मेहनती होगा उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, जो कम मेहनत करेगा उसको कम फायदा मिलेगा। तो मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए, यानी कि सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप ना हो, तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करेगा। यदि सरकार मुक्त बाजार में हस्तक्षेप ना करे तो वो लोगों को फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। इसके सपोर्टर जो इसके समर्थक हैं वो कहते हैं इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, यानी जो लोग ज्यादा योग्य हैं, जिनके अंदर ज्यादा टैलेंट है, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। जो अक्षम लोग हैं, जो ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं है, ठीक है, उनको क्या मिलेगा, उनको कम मिलेगा। जो ज्यादा टैलेंटेड है उनको ज्यादा मिलेगा, जो कम टैलेंटेड है उनको कम मिलेगा। ये चीज है। फिर मुक्त बाजार जो है प्रतिबंध का पूरी तरीके से क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं इसको सही नहीं मानते, यानी कि मुक्त बाजार में प्रतिबंध सरकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं कि कुछ प्रतिबंध तो स्वीकार कर सकते हैं लेकिन ज्यादा प्रतिबंध राज्य को नहीं लगाने चाहिए बाजार में। ये हो गया उसके सपोर्ट वाले। अब राज्य का हस्तक्षेप देखो, राज्य हस्तक्षेप करता है बाजार में, ठीक है, क्यों करता है, देखो क्योंकि लोगों का भला हो सके, यानी जनता का भला हो सके। तो देखिए, राज्य का हस्तक्षेप समझते हैं, सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने के लिए राज्य हस्तक्षेप करें, यानी कि सभी लोगों को जो न्यूनतम बेसिक सुविधाएं हैं वो मिल सके। उसमें क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान जो भी हमने पढ़ा था, वो सारी चीजें मिल सके और लोग उसको खरीदने के लायक हो सके, इसलिए राज्य को बाजार में हस्तक्षेप करना जरूरी होता है, ठीक है, ये भी माना जाता है। और राज्य की नीतियां यानी जो सरकार की पॉलिसी होती है वो इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें कि बाजार में जो चीजें मिलती हैं लोग उसको खरीदने के लिए मजबूत हो सकें। उनके पास रोजगार होगा, पैसा होगा, तभी तो उनको खरीद पाएंगे, तो लोगों को उस लायक बना सकें, इसलिए राज्य को बाजार में हस्तक्षेप करना जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, ठीक है। राज्य के लिए यह भी जरूरी हो सकता है कि वह वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बूढ़े व्यक्ति हैं। लेकिन इसके आगे राज्य की भूमिका नियम कानून और ढांचा बरकरार रखने तक ही सीमित रहनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। उसको जबरदस्ती
बाजार में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 भी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है कि अधिकार क्या है, क्योंकि अधिकार वाला चैप्टर है। अधिकार क्या होता है? अधिकार ऐसे दावे होते हैं जिसका औचित्य सिद्ध हो, यानी कि कोई व्यक्ति कोई दावा करता है कि मुझको ये चीज मिलनी चाहिए, तो वो सारे दावे अधिकार नहीं होंगे, उसका एक औचित्य होना चाहिए, यानी कि वो चीज लॉजिकल रूप से सही होनी चाहिए। अब मान लो कोई बच्चा ये बोले कि मुझे तो स्कूल में बिना यूनिफॉर्म के जाने के लिए, मतलब वो दावा करता है कि भाई मैं बिना यूनिफॉर्म के जाना चाहता हूँ, तो क्या उसके दावे को सही मानना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो औचित्य नहीं है। ठीक है, औचित्य का मतलब है सही होना चाहिए। अधिकार ये बताता है कि नागरिक व्यक्ति या मनुष्य होने के नाते हम किस चीज के हकदार हैं, हमें किस चीज के हकदार हैं, जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो हमारा अधिकार होता है। और अधिकार कौन देता है? हमारा संविधान, हमारी सरकार देती है। तो ये ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, यानी कि अपना ड्यू समझते हैं। ड्यू का मतलब है कि अधिकार कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको मिलनी ही मिलनी चाहिए। अधिकार नहीं मिलेंगे तो लोग अपना विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार समाज में समानता जरूरी है, जिस प्रकार समाज में न्याय जरूरी है, उसी प्रकार से समाज में अधिकार भी जरूरी है। हमारा संविधान भी हमको मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, तो ये अधिकार है। तो आप सिंपल शब्दों में कैसे कह सकते हो अधिकार क्या है? तो आप ऐसा कह सकते हो कि अधिकार ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो, और औचित्य सिद्ध कौन करेगा? राज्य, यानी कि हमारी सरकारें करेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? आपको, हाँ, हम सुनते हैं ना कई बार राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, या आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, ये सब हम पढ़ते हैं। तो इसमें आपसे पर्टिकुलर राजनीतिक अधिकार पूछ ले कि आपका राजनीतिक अधिकार क्या है। बिल्कुल सिंपल है, राजनीतिक अधिकार मतलब राजनीति से रिलेटेड। तो इसमें देखो, आपको वोटिंग करने का अधिकार है, यानी कि आप मतदान का आपको अधिकार है। जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। आप जिसे चाहो उसे वोट दे सकते हो, ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, दूसरा, चुनाव लड़ने का अधिकार है, यानी कि हमको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम जिसे चाहें जब चाहें तब हम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी उतनी एज भी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी एक मिनिमम एज होती है। फिर क्या है कि राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, अगर आप चाहो तो हमारे यहाँ पे भारत में अलाउ है, आप अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकते हो। ठीक है, अब इतनी सारी राजनीतिक पार्टी हमारे देश में, आप चाहो तो अपनी भी राजनीतिक पार्टी बना सकते हो, पूरा अधिकार है। फिर अगर आप चाहो कि भाई मैं अपनी राजनीतिक पार्टी तो नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना चाह रहा हूँ। अब देश में कितनी सारी राजनीतिक पार्टी है, आप किसी के मेंबर बनना चाह रहे हो, किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेना चाह रहे हो, किसी से जुड़ना चाह रहे हो, तो वो भी अलाउ है, आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ सकते हो। ये सब आपके राजनीतिक अधिकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नागरिक के रूप में राज्य के प्रति किन्हीं दो कर्तव्य को लिखिए। अब देखो, आप भारत के नागरिक हो, आपके भारत के नागरिक होने के प्रति, ठीक है, आपके क्या कर्तव्य हो सकते हैं, तो ये बताने हैं। तो हम सभी का कर्तव्य क्या होता है? मौलिक कर्तव्य में भी आपने पढ़ा होगा, हमारा कर्तव्य है कि देश की एकता को बनाए रखना, हमें अपने संविधान का सम्मान करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करना, हमारी राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय मोन्यूमेंट जो है उसका सम्मान करना, ये सब हमारे कर्तव्य होते हैं। ठीक है, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना, छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना, माता पिता की सेवा करना, देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना, ये सारी बातें जो हैं हमारे कर्तव्य हैं एक नागरिक के रूप में राज्य के प्रति। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। एक उदाहरण देके आपको बताना है, यानी अधिकार जो होते हैं ना, हमको जो अधिकार मिले होते हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार पे कुछ लिमिटेशन लगा देते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, राज्य जो है वो अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, यानी सरकार हमारे अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि हमको वो अधिकार जो है हमारा संविधान देता है। ठीक है, फिर जनता के हितों का ध्यान राज्य द्वारा रखा जाता है, यानी कि सरकार हमारे जो हित है उसका ध्यान रखती है, क्योंकि जनता ही लोकतांत्रिक देशों में सरकार को चुनती है। हम ही तो सरकार को चुन रहे हैं क्योंकि हम वोट देते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक के रूप में व्यक्ति को जो प्राप्त अधिकार पे चर्चा करो। अब ये सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा था, नागरिक के रूप में जो आपको राजनीतिक अधिकार है उसके बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ पे आपसे राजनीतिक अधिकार नहीं पूछा, यहाँ पे आपसे सीधा सीधा पूछ ले जो अधिकार मिले वो बताओ। तो आपको बहुत सारे अधिकार मिले, जैसे राजनीतिक अधिकार हो गया, सांस्कृतिक अधिकार हो गया, सामाजिक अधिकार हो गया, आर्थिक अधिकार हो गया, ये सारे अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आर्थिक अधिकार मतलब एक न्यूनतम भत्ता, जो कोई कार्य करेगा तो न्यूनतम इतना वेजेस उसको मिलेगा ही मिलेगा।
फिर सामाजिक अधिकार में हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। राजनीतिक अधिकार में हमको वोट देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। सांस्कृतिक में अपनी मातृभाषा, अपनी शिक्षा को मातृभाषा में पाने का अधिकार है। अपनी संस्कृति को संजोए रखने का अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकार और दावे में क्या अंतर है। देखो, अब दावा तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सभी दावे क्या अधिकार होते हैं? नहीं। तो याद रखो, सभी दावे अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन सभी अधिकार दावे होते हैं, ये समझना है। अब मान लो कोई बच्चा ये दावा करता है कि भाई मुझे बम फोड़ने का, समझो कोई बड़ा बम किसी के घर में गिराना है, मुझे उसका हक होना चाहिए। ठीक है, वो दावा कर रहा है, तो क्या ही उसको ये अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बम गिराने से किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यही आपको समझना है कि जितने भी दावे हैं, सभी दावे अधिकार नहीं होते, लेकिन सभी अधिकार जो सरकार के द्वारा मिल चुके हैं वो दावे जरूर होते हैं एक समय पे। फिर अधिकार जो हैं वो दावे हैं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी अधिकार वो दावे हैं जिसको राज्य मान्यता देता है। अब जैसे कि आपने देखा है कि हमको वोट देने का अधिकार है, ये हमारा अधिकार है ना, लेकिन इसको किसने मान्यता दी? राज्य ने, हमारे संविधान ने। हमारा संविधान इसको मान्यता देता है कि आपको वोट देने का अधिकार है। हमारा संविधान मान्यता देता है आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो जिस दावे को राज्य ने मान्यता दे दी, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो अधिकार बनता है। अगर राज्य से एक्सेप्ट नहीं करता तो वो अधिकार नहीं बनता, वो दावा ही रह जाता है। ठीक है, फिर सभी दावे को राज्य के द्वारा जितने भी दावे होते हैं वो सब राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकारों के राज्य के संविधान के द्वारा गारंटी मिलती है। ठीक है, अब मौलिक अधिकार क्या है? हमें विभिन्न प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, और इसकी गारंटी कौन देता है? हमारा संविधान देता है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 5 था, ये भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि नागरिकता क्या है। ठीक है, नागरिकता से आप क्या समझते हैं? तो नागरिकता क्या होती है? किसी भी राजनीतिक समुदाय, किसी भी राष्ट्र की पूर्ण जो सदस्यता होती है, समान सदस्यता होती है, उसको नागरिकता कहते हैं, यानी कि सिटीजनशिप। अब जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो भारत की संविधान के अकॉर्डिंग हम यहाँ के पूर्ण सदस्य हैं, और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हमको अधिकार मिलते हैं। क्यों मिलते हैं अधिकार? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो ये नागरिकता का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों के विस्थापन का कारण क्या है। ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित होते हैं, एक देश से दूसरे देश में भागते हैं, ठीक है, क्यों जाना पड़ता है? तो कई सारे कारण हैं। जैसे मान लो वहाँ पे अकाल आ जाए, कोई युद्ध हो जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई महामारी आ जाए, ठीक है, तो इस कारण से लोग एक देश से दूसरे देश की तरफ जाते हैं, या फिर अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरणार्थियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो शरणार्थी होते हैं, इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कोई भी देश इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि इनको मजबूरन वर्षों तक शरणार्थी शिविर में रहना पड़ता है। इनकी कोई नागरिकता तो होती नहीं है, तो एक शरणार्थी के रूप में रहते हैं। संपत्ति भी अर्जित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको वो अधिकार नहीं मिलते हैं सारे जो एक नागरिक को मिलते हैं। तो बहुत तरह की समस्याओं में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंग भेद की नीति से क्या अभिप्राय है। रंग भेद में क्या होता है कि गोरे काले जो लोग होते हैं, ठीक है, काले लोग गोरे लोग, तो गोरे लोग जो होते हैं वो काले लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। यानी कि रंग भेद का मतलब होता है कि गोरे और काले लोगों के बीच में रंग के आधार पर भेदभाव। ठीक है, ऐसा कहाँ पर होता था? तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, इसका उदाहरण बहुत अच्छा है कि साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका में जो काले लोग होते थे, वहाँ पे जो ब्रिटिशर जो शासन कर रहे थे वो उनके साथ रंग के आधार पे भेदभाव करते थे, यानी कि काले लोगों के साथ भेदभाव होता था। इसी को नस्ल भेद कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश के नागरिक किस प्रकार विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए, विरोध प्रदर्शन करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मान लो कई बार धरना देकर प्रदर्शन किया जाता है, या मान लो प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना, ठीक है, और समूह बनाकर विरोध करना। कई बार आप देखते हो कि यूनियन बना ली जाती है, संघ बना लिया जाता है, संगठन बना लिया जाता है, पूरा का पूरा संगठन विरोध करता है। कभी कभी राजनीतिक दलों से अपील की जाती है कि जो विपक्षी दल होते हैं उनको, कभी कभी क्या होता है अदालत में याचिका वगैरह डाली जाती है। तो ये सारे तरीके होते हैं किसी भी देश में विरोध प्रदर्शन करने के। नागरिकता प्राप्त करने के कोई दो तरीके बताइए। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? तो देखिए, नागरिकता एक तो आप आवेदन के द्वारा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आवेदन करोगे, उसके बाद वहाँ की सरकार चाहे तो नागरिकता दे या ना दे, या उसका टाइम पीरियड जो भी जिस देश की नागरिकता चाहिए उस देश के अकॉर्डिंग जो भी रूल होगा,
ठीक है, उसके अनुसार आपको नागरिकता मिलेगी या नहीं भी मिलेगी, हो सकता है ना भी मिले, तो आवेदन करना होता है। एक तो तरीका ये होता है। कुछ देशों में विवाह के द्वारा भी नागरिकता मिल जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा जर्मन लोग, कई लड़के जो होते हैं इंडियन, वो जर्मन की लड़कियों से शादी कर लेते हैं तो उनको जर्मनी की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अन्य देशों में कई जगह पे ये होता है। या फिर एक नौकरी के द्वारा भी, अगर आप किसी देश में लंबे समय तक नौकरी कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें भी नागरिकता वहाँ की मिल सकती है। ठीक है, तो सभी देशों में देखो नागरिकता देने का ना क्राइटेरिया अलग अलग होता है। ठीक है, तो मेनली तरीके यही होते हैं, या तो शादी के द्वारा या आवेदन के द्वारा। और एक और है जन्म के आधार पे। मान लीजिए हम भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, हमारा जन्म भारत में हुआ है, तो हमारे माता पिता भारतीय हैं, उनको इंडिया की नागरिकता मिले, तो जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमें अपने आप ही हम सिटीजन बन जाते हैं भारत के। ठीक है, तो ये जन्म से के आधार पे भी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वग्राम से क्या अभिप्राय है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है पर आता बहुत ज़्यादा है पेपर में। तो देखिए, आज का जो समय है ना, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम रह रहे हैं। तो हम संचार के जो नए माध्यम है, यानी कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, उसके द्वारा, जैसे टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, इसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, और यही जुड़ाव जो है ना, आज कहीं ना कहीं हमें विश्व के तमाम राष्ट्रों के लोगों के साझे सरोकार और भाईचारे की भावना को विकास कर रहा है। तो अब इसका एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यूएसए में कोई घटना हो जाए, ठीक है, कोई दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो इंडिया के लोग भी इसको देखते हैं टेलीविज़न के द्वारा, इंटरनेट के जरिए, तो यहाँ के लोग भी दुखी होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हम फील करते हैं कि उन लोगों के साथ गलत हुआ, या भारत में कुछ दुर्घटना होती है तो बाहर के देशों के लोग इस चीज़ को लेकर दुखी होते हैं। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ साझे सरोकार महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आज के समय में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। इसी को विश्वग्राम कहा जाता है, यानी विश्व अब विश्व नहीं बल्कि एक ग्राम बन गया है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। नेक्स्ट है कि एक नागरिक और एक विदेशी में क्या अंतर होता है। अब जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन कोई अमेरिका से भारत में घूमने आता है तो वो विदेशी है, तो ये तो हम सब जानते हैं। अब यहाँ पे क्या अंतर है? देखिए, जो नागरिक होता है ना, चाहे भारत का नागरिक हो या दुनिया के किसी भी देश का नागरिक हो, जो नागरिक होता है उसको उस देश के संविधान के अनुसार उसको अधिकार मिलते हैं, यानी संविधान उसको जो भी अधिकार देता है नागरिक को सारे मिलेंगे। जैसे भारत के नज़रिए से देखें तो हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें भारत के संविधान से सारे अधिकार मिलते हैं, हमें मौलिक अधिकार मिलेंगे, कानूनी अधिकार मिलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है कि हम मतदान कर सकते हैं भाई, हमें अधिकार मिलता है, चुनाव लड़ सकते हैं, सरकारी नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, जबकि एक विदेशी जो होगा ना, उसको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। अब कोई अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत में आए तो उसको हमारे मौलिक अधिकार जो है वो सारे मौलिक अधिकार उसको नहीं मिलेंगे, सारे कानूनी अधिकार उसको नहीं मिलेंगे। वो यहाँ पे वोट नहीं कर सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ पाएगा, वो यहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है। ठीक है, एक नागरिक और विदेशी में यही अंतर होता है, ये आप बता सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का मतलब आपको बताना है। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो देश प्रेम की भावना है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक देश के प्रति प्रेम को विकसित करती है। हम सभी जुड़े हुए हैं, तो क्यों? राष्ट्रवाद के जरिए। राष्ट्रवाद के जरिए साझा विश्वास, साझा इतिहास, साझा भू क्षेत्र, साझा राजनीतिक आदर्श और साझी राजनीतिक पहचान के द्वारा होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझिए, ये भारत है। अब भारत देश में मान लीजिए मैं रहता हूँ दिल्ली में। ठीक है, कोई रहता है दक्षिण भारत में, कोई रहता है ऊपर सबसे उत्तर भारत में, कोई इधर रहता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ किसी स्टेट में, कोई गुजरात की तरफ रहता है, कोई मध्य भारत में रहता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई कहीं भी रह सकता है, लेकिन हम सभी जुड़े हुए हैं। किसकी वजह से? हम एक देश प्रेम की भावना से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम सभी भारतीय कहलाते हैं। चाहे कोई यहाँ पे रहता हो वो भी भारतीय है, चाहे कोई कश्मीर में रहता हो वो भी भारतीय है, दिल्ली में रहता है वो भी भारतीय है, मध्य प्रदेश में रहता है वो भी भारतीय है, साउथ में रहता है वो भी भारतीय है, गुजरात में रहता है वो भी भारतीय है। हम सभी भारतीय अपने आप को समझते हैं। देश के प्रति हम सभी के मन में प्रेम की भावना होती है, यानी हम अपने देश से प्यार करते हैं सभी। ठीक है, अपने देश के प्रति हम अपनी जान तक दे सकते हैं। तो ये कैसे जोड़ता है? ये हमें एक राष्ट्रवाद की भावना जोड़ती है। क्यों? क्योंकि हम सभी का एक साझा एक देश है जिसमें हम सभी रहते हैं। ठीक है, एक साझा इतिहास है हम सभी का, एक साझा भू क्षेत्र में हम रहते हैं। ठीक है, और सभी के राजनीतिक आदर्श हैं, साझे राजनीतिक आदर्श, इसकी वजह से हम सब जुड़े हुए हैं। तो ये राष्ट्रवाद कहता है। तो राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी भावना है जो हमें देश के प्रति देश प्रेम की भावना को जागृत करती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि वो मुख्य तत्व आपको बताना है जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं, यानी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले तथ्य कौन से हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हम सभी का एक साझा इतिहास है, ठीक है, फिर एक साझी संस्कृति है, एक साझा भूक्षेत्र है जिसमें सभी रहते हैं, हम साझे राजनीतिक आदर्श से जुड़े हुए हैं, साझी राजनीतिक पहचान है हम सभी की, ठीक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम राष्ट्रवाद की भावना को महसूस करते हैं। अगला है कि राष्ट्रवाद के रास्ते में कुछ समस्या, कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें हैं। वो रुकावटें कौन सी होती हैं? सांप्रदायिकता, धर्म को लेकर दंगे हो जाते हैं, ठीक है, धार्मिक समूह के बीच में दंगे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा फसाद हो जाता है, ये कहीं ना कहीं रुकावट बनता है राष्ट्रवाद में। कई बार जातिवाद राष्ट्रवाद में रुकावट बनता है, क्योंकि लोग अपने आप को अपनी जाति का महसूस करने लगते हैं, फिर वो देश का नहीं, वो अपने आप को कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कई बार अपनी गाड़ियों में लोग अपनी जाति वगैरह को लिख के रखते हैं। वो अपनी जाति को तो बहुत, सभी को अपनी जाति से लगाव होता है भाई, ठीक है, वो अपनी जाति को बहुत बेहतर मानते हैं, लेकिन दूसरी जातियों के प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं भेदभाव रहता है। तो ये जो जातिवाद की भावना है ना, ये नहीं होनी चाहिए, इससे राष्ट्रवाद कमजोर होता है। यदि हम भूल जाएं कि हम सब अलग अलग जाति के, हम सब अपने आप को एक माने, एक धर्म का माने, एक देश का माने, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जातिवाद वाली जो समस्या जो है वो हट जाएगी और राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होगी। फिर क्षेत्रवाद, अब यहाँ पे ये बड़ी समस्या है, नॉर्थ ईस्ट का है, वो अपने आप को नॉर्थ ईस्ट का मानेगा, कोई मणिपुरी कहेगा, कोई पंजाबी कहेगा, कोई गुजराती कहेगा, कोई बिहारी कहेगा, वो अपने पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अपने क्षेत्र के प्रति वो लगाव महसूस करता है। कुछ लोग क्षेत्र के प्रति ज्यादा लगाव महसूस करते हैं, देश के प्रति उतना नहीं करते, तो ये भी हमको कमजोर करता है, ठीक है। फिर भाषावाद हो गया, नस्लवाद हो गया, ये भी कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को कमजोर करते हैं, राष्ट्रवाद में समस्या बनते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है बहुलवाद, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुलवाद का क्या मतलब होता है? तो देखिए, जब एक संस्कृति और एक राज्य की अवधारणा को त्याग दिया गया हो, तब नई व्यवस्था जो बनेगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, अनेक संस्कृति और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकेंगे, इसी को बहुलवाद कहा जाता है। बहुलवाद का मतलब क्या है? आप ये दो लाइन भूल जाओ, आप यहां से पढ़ो बस। देखो, बहुलवाद का मतलब है कि एक देश है, मान लीजिए किसी देश का नक्शा है, एक देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, लेकिन वो रहते एक साथ हैं और कहीं ना कहीं अपने देश से सभी प्रेम करते हैं, ठीक है, तो ये बहुलवाद कहलाता है। भारत में भी देखो बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है, तो भारतीय संविधान में जो भाषाई और धार्मिक और सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक हैं, उनके संरक्षण के लिए भी बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं, तो ये बहुलवाद कहलाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक लाइन पड़ी थी, एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा, इसको हम बाद में समझेंगे, इस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, आगे देखेंगे। देखो, समावेशी नीति का क्या अभिप्राय है? समावेशी नीति मतलब जो सबको समाहित कर ले, यानी जो राष्ट्र राज्य के समस्त सदस्यों के महत्व और अद्वितीय योगदान को मंजूरी दे सके, यानी कि अल्पसंख्यक समूह और उनके सदस्यों की संस्कृति, भाषा और धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षण का अधिकार दे, तो वो कहा जाता है समावेशी। यानी समावेशी का मतलब है कि देश में, जैसे भारत देश है, मान लीजिए भारत देश में अल्पसंख्यक रहते हो, किसी भी धर्म के लोग रहते हो, किसी भी जाति के लोग रहते हो, सबको एक साथ लेकर चले कोई देश, जैसे भारत लेकर चलता है, तो वो समावेशी नीति कहलाएगी, ठीक है। यानी सबको बराबर का अधिकार है, सबको यहाँ पे समानता मिलती है, और अल्पसंख्यकों को भी यहाँ पे उनकी रक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद जो है वो राज्यों को जोड़ता है और वो तोड़ता भी है, यानी तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। तो कैसे, समझिए। तो देखिए, राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी का जो यूरोप था, यहाँ पे जो छोटी छोटी रियासत थी उसको एकीकरण करा, यानी छोटी छोटी रियासतों को एक साथ जोड़ा और एक राष्ट्र बनाया, ठीक है, एक राष्ट्र की स्थापना करी, यानी छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर देश बना दिया। आज के जर्मनी, इटली का गठन जो है, ठीक है, इनका एकीकरण और इसका जो मजबूतीकरण की जो प्रक्रिया है वो इसी के कारण हो पाई है, ठीक है। आगे देखो, लेकिन राष्ट्रवाद जो है उससे बड़े बड़े, ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, राष्ट्रवाद की वजह से छोटे छोटे जो रियासतें थी वो आपस में जुड़कर एक देश बन गई, तो यानी यहाँ पे क्या करा, राष्ट्रवाद ने जोड़ने का काम करा। तो दूसरी तरफ देखो, राष्ट्रवाद ने बड़े बड़े साम्राज्यों को तोड़ भी दिया, यानी उनका पतन का कारण भी बन गया। 20वीं शताब्दी में यूरोप में ऑस्ट्रेलियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य जो था, इनके साथ साथ एशिया और अफ्रीका में जो फ्रांसीसी, ब्रिटिश या डच जो थे, पुर्तगाली जो थे, इनके साम्राज्य के बंटवारे के मूल में भी राष्ट्रवाद था। जैसे भारत जो था, भारत में क्या था, ब्रिटेन ब्रिटेन का कब्जा था, ठीक है, ब्रिटेन ने हमको अपना उपनिवेश गुलाम बना रखा था, तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी, देश प्रेम की भावना जगी,
लोगों ने मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ क्या कर दिया, क्रांति कर दी, विद्रोह कर दिया। 1857 का विद्रोह आपको पता होगा। फिर आपको इतने सारे जो आंदोलन हुए, चाहे उसमें भारत छोड़ो आंदोलन हो गया या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ये सब राष्ट्रवाद से ही प्रेरित थे। ठीक है, तो राष्ट्रवाद तोड़ता भी है और राष्ट्रवाद जोड़ता भी है। अगला क्वेश्चन है, एक संस्कृति एक राज्य। अभी मैंने आपको कहा था ना, मैं इस टॉपिक को आपको बाद में बताऊंगा। अब समझिए एक संस्कृति एक राज्य का मतलब क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि एक संस्कृति एक राज्य, ये जो पॉलिसी है इसका क्या मतलब है, क्या ये पॉलिसी यानी ये नीति इसको लागू कर पाना संभव है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए इसको समझते हैं। देखो, एक संस्कृति एक राज्य की धारणा की शुरुआत जो है 19वीं सदी में यूरोप में सामने आई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद, यानी जो 1914 से लेकर 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ये चीजें आई थी। उसके बाद क्या हुआ, राज्यों की पुनर्व्यवस्था की गई। ठीक है, और इसमें इस विचार को परखा गया, यानी एक संस्कृति एक राष्ट्र। इसमें क्या था, जो कुछ देश ऐसे थे वो ये चाहते थे कि हमारे देश में एक ही संस्कृति के लोग रहें, एक ही तरह के लोग रहें, एक ही धर्म के लोग रहें, बाकी जो हमसे अलग है उनको भगा दो, यहाँ से दूसरे देश में जाके रहो। इसको कहा जाता था एक राज्य एक संस्कृति। ठीक है, इसको माना भी गया, इसको करा भी गया, लेकिन आत्मनिर्णय की जो सभी मांगे थी उसको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं था। क्योंकि भारत में भी देखें तो भारत में भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, हर दुनिया के सभी देशों में ऐसा होता है। तो सबको उनको वहां से हटा देना, भगा देना पॉसिबल नहीं है। तो आज भी इस नीति को प्रयोग में ला पाना संभव नहीं है। तभी फिर दूसरा शब्द आया बहुलवाद। ठीक है, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं थी। कई बार ऐसा किया भी गया, कुछ देशों से लोगों को भगाना शुरू करा, सभी एक जैसे लोगों को शामिल करना शुरू करा, देशों की सीमाएं बदली गई, युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, दंगा हुआ, लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन पॉसिबल हर जगह ये नहीं हो पाया, तो बहुलवाद शब्द आया। यानी कि इन्होंने बोला कि ये संस्कृति ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब क्या होगा, एक देश के अंदर ही अलग अलग समुदाय रहेंगे, अलग अलग धर्मों के लोग रहेंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग रहेंगे और एक साथ रहेंगे, अपने देश को सभी वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये है बहुलवाद। तो यही आपको समझना था। अगला क्वेश्चन है कि संघर्षवादी ताकतों से निपटने में तानाशाही सरकार की बजाय लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा सफल हो जाती है, कैसे बताना है। तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकार जो है वो समता मूलक और समावेशी होती है। इसी कारण जो संघर्षवादी ताकत है उससे निपटने में निपुण होती है। क्योंकि जब भी संघर्ष होता है तो ये क्या करते हैं, बातचीत का रास्ता अपनाते हैं, बातचीत से समझौता हो जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, आपने हमारे देश में मिजोरम देखा होगा, वहां पे 20 साल तक लड़ाई झगड़ा चला, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक सरकार ने उसको समझा लिया और उस लड़ाई झगड़े को सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जहां पे तानाशाही वाली सरकारें हैं वो क्या करती हैं, दबाने की कोशिश करती हैं। जब भी कोई विद्रोह होता है उसको दबाते हैं, कुछ समय के लिए दब जाता है, लेकिन बाद में दोबारा विद्रोह होता है तो उस सरकार को उखाड़ फेंकता है। इसीलिए तानाशाही वाली सरकारें ज्यादा कामयाब नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका ज्यादा कामयाब होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना था। तो यहाँ पे अपना 7वां चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे 8वें चैप्टर की। अब लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, इसमें से 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो देखिए, किसी राज्य या सरकार का धर्म से अलग रहना, ठीक है, और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना, ये धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, राज्य का मतलब सरकार से, ठीक है, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और सरकार अपने आप को धार्मिक मामलों से अलग रखेगी, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। और इन देशों में सभी धर्मों को समान माना जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति या समूह को उसके धर्म के आधार पर विशेष अधिकार या भेदभाव ना किया जाए। यानी कि ना तो हम किसी को उसके धर्म के आधार पर विशेष अधिकार दे सकते हैं, ना ही किसी को उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे राज्य यानी कि सरकार जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, और सरकार नागरिकों को उनके धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है कि आप जैसे भारत में, आप भारत में रहते हो, चाहे आप किसी भी धर्म को अपने धार्मिक पालन को कर सकते हो। ठीक है, सरकार तुम्हें उससे नहीं रोकेगी। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा बताइए। अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो है ना, भारत का धर्मनिरपेक्षता अलग है और यूरोप का जो धर्मनिरपेक्षता है वो अलग है, दोनों में अंतर है। तो इसमें आपसे भारतीय अवधारणा पूछी हुई है। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा हुआ है कि ये कैसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है उससे भिन्न है, यानी कि उससे अलग है। तो देखते हैं। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल जो है उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है,
और कैसे अलग है ये हमको समझना है, तो समझते हैं। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता समझनी पड़ेगी, यानी कि अंतर धार्मिक समानता पे बल। अब आपको पता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के अलग अलग होने पे आधारित नहीं है कि धर्म अलग है, राज्य उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, धर्म उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, केवल इससे नहीं है, बल्कि जैसे हिंदू है, हिंदू के भीतर जातिगत भेदभाव है, जातियां हैं, ठीक है, जातियों में हिंदू बटे हुए हैं, ऐसे ही मुस्लिम भी जातियों में बटे हुए हैं, अन्य जो धर्म होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ जाति ऊंची नीच ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे उसको उस भेदभाव को की मनाही की बात करते हैं, ठीक है, संविधान मना करता है। और महिलाओं का जैसे उत्पीड़न जैसा मसला है, इस पे भी ध्यान केंद्रित करता है हमारा संविधान। इसके साथ साथ बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन का भी विरोध करता है। यदि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करते हैं तो इसका भी हमारा संविधान क्या करता है, विरोध करता है। फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता, हमारे यहाँ पे वो लोग जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, जैसे जैन हो गया, बौद्ध हो गए, इनको पूरे अधिकार मिलते हैं, ये अपनी संस्कृति, अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी सरकार इसमें सहायता भी कर सकती है। नेक्स्ट है कि राज्य समर्थित धार्मिक सुधार। भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है वो राज्य को धार्मिक सुधार की पहल करने की अनुमति देती है, यानी जैसे कि अस्पृश्यता पे प्रतिबंध लगाना, बाल विवाह को रोकना, अंतर्जातीय विवाह पर रोक हटाने जैसे सुधार जो है वो हमारे राज्य ने करे, ठीक है। तो भारत में यही फर्क है कि राज्य अगर लगता है कि कोई व्यक्ति धर्म को लेकर कुछ गलत कर रहा है या किसी को नुकसान पहुंचा रहा है या कोई किसी धर्म में कोई गलत नीति है जिससे कि लोगों को उनके अधिकार छिनते हैं, तो सरकार उस पर रोक भी लगा सकती है, ठीक है। लेकिन विदेशों में ये नहीं होता है, पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है, हमारी सरकार रोक लगा सकती है, ठीक है। जैसे कि बाल विवाह जो था इसको ख़त्म किया गया, अंतर्जातीय विवाह पहले नहीं होते थे उसको ख़त्म किया गया, ठीक है। तो ये सारे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पश्चिमी मॉडल से अलग कैसे है भाई भारत का, तो इसे समझिए। देखिए, धर्म का पूर्व अलगाव नहीं, जैसे कि पश्चिमी मॉडल है, जैसे अमेरिकी मॉडल है, यहाँ पे राज्य और धर्म के बीच में पूरी तरीके से पृथक्करण पे आधारित होता है, ठीक है। भारतीय मॉडल में राज्य जो है वो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे सामाजिक सुधार लाना, ये सब। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ये धर्म के मामलों में जो भारतीय मॉडल है उसमें हस्तक्षेप करता है, लेकिन पश्चिमी देश के जो धार्मिक मॉडल है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिकता का क्या मतलब होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो आपको पता है कि अपने धर्म को तो अच्छा मानना लेकिन दूसरे के धर्म को गलत मानना, उसको नीचा दिखाना, ये होती है सांप्रदायिकता। यानी कि अपने धर्म से तो प्यार है लेकिन दूसरे के धर्मों से नफरत है, तो ये सांप्रदायिकता है। इसको कैसे रोका जा सकता है, तो देखिए, भेदभाव करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता को खत्म कर देना चाहिए, दोषी अधिकारी जो है उसको दंडित कर देना चाहिए, जो भड़काऊ शिक्षा या सामग्री दे रहा है उसको उस पर रोक लगाना चाहिए, भेदभाव पैदा करने वाले जो न्यूज़पेपर हैं उसको रोक लगा देनी चाहिए, कोई अफवाह फैलाता है, कोई झूठी खबर फैलाता है तो उसको रोकना चाहिए, ठीक है, उसको सजा देनी चाहिए। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 8 यानी कि अपनी बुक ही खत्म हो गई क्योंकि लास्ट चैप्टर था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।